जो है वो रिलेशनशिप फाइंड कर सके वालेकुम डिफरेंट वेरिएबल्स का। तो ये डाटा सेट है जो आपके सामने है, ये बेसिकली मेरा जो है पर्सनल डाटा सेट है जिसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। आप ये देखेंगे एक मुकम्मल फाइल है जिसमें मैंने लेबलिंग जो है प्रॉपर तरीके से पीछे की हुई है। ये देखें काफ़ी बड़ा डाटा सेट है और इसका आज जो हम इस पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट क्रॉस टैबुलेशन। क्रॉस टैबुलेशन मैंने अर्ज़ किया कि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम आपसी रिलेशनशिप चेक करने के लिए करते हैं कि दो वेरिएबल आपस में उनकी क्या रिलेशनशिप है और उनकी जो वैल्यूज़ हैं या उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो हमें क्या बता रही हैं। आप डाटा व्यू में आए, उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीन क्लियर होगी। सुलेमान, स्क्रीन नज़र आ रही है यस सर, आपको? क्लियर है जी, तो हम एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज पे सेकंड वाला मेन्यू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम दो चीज़ें पहले देख चुके हैं, एक फ्रीक्वेंसीज एनालिसिस हम कैसे करते हैं वो देख चुके हैं और एक हम सिंपल जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो कैसे करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। आज का जो सेशन है वो अपना उसमें बेसिकली हम लोगों ने क्रॉस जो टैबुलेशन है उसके ऊपर बात करनी है। तो आप लोग क्लिक करेंगे क्रॉस टैब के बटन के ऊपर तो आपके सामने जो विंडो आएगी वो कुछ इस किस्म की आएगी जिसमें आपके पास एक साइड पे वो तमाम क्वेश्चन वो तमाम वेरिएबल्स हैं जो आपके स्टडी का हिस्सा हैं और दूसरी साइड पे कि आपने कौन से वेरिएबल्स का आपसी रिलेशनशिप जो है उसको चेक करने की कोशिश करनी है। तो इनिशियली अगर आप देखें तो मैं आपके सामने जेंडर का रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करूँगा उनके जो है मैरिटल स्टेटस जो है जो रिस्पोंडेंट्स का उनके साथ। एक चीज़ एक वेरिएबल इनिशियली हम जो लर्निंग करेंगे, एक वेरिएबल आपने रोज़ में ऐड करना, एक वेरिएबल हमने कॉलम में ऐड करना है और टू बी वेरी सिंपल हम इसको सिंपली फर्स्ट टाइम ओके करके देखेंगे, फिर हम मज़ीद देखेंगे कि हम उसके साथ उस एनालिसिस को कितने अच्छा या कितना बेहतर बना सकते हैं। अब इसको ओके कर दें, आपके सामने जो आउटपुट विंडो है वो खुलेगी और आपका ये वाला जो पहला टेबल है दिस इज़ बेसिकली केस प्रोसेसिंग समरी टेबल, जिसमें वो आपको बता रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट कॉलम जिसमें उसने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की कि आपके जो दो सवाल थे, एक जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन था और दूसरा सवाल जो था वो मैरिटल स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन था रिस्पोंडेंट्स का। अगर आप वैलिड के अंदर देखें तो हमारे पास जो एन है वो 384 है और परसेंटेज इज इक्वल टू 100 सॉरी। इसका मतलब यह है कि हमारे डाटा सेट के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हैं, तमाम के तमाम रिस्पॉन्सेज जो हैं वो एनरोल्ड हैं। जो सेकंड वाला टेबल है दिस इज़ बेसिकली योर क्रॉस टैब, जिसमें उसने कंपैरिजन किया है जेंडर का मैरिटल स्टेटस के साथ आपके रिस्पोंडेंट्स के। तो आप देखें फर्स्ट कॉलम में जो है क्योंकि हमने इसको जेंडर को रो में रखा था तो आपको इसको लेफ्ट टू राइट हैंड चलना है अगर आपने जेंडर वाइज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। आपका जो टॉप है कॉलम जो है नीचे सब डिवाइडेड है चार फर्दर कॉलम्स के अंदर, दैट इज मैरिटल स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। तो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो रिस्पॉन्सेज थे, एक मेल था एक फीमेल थी और जो मैरिटल स्टेटस में हमारे पास चार रिस्पॉन्सेज हैं, इसमें मैरिड है, विडोर है, डाइवोर्स्ड है और सेपरेटेड है। लास्ट कॉलम जो है वो आपके टोटल रिस्पोंडेंट्स को जो है वो शो कर रहा है। 269 अगर आप रो में चलें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेल 269 मेल पार्टिसिपेंट्स हैं और अगर आप नीचे फीमेल पे चलें तो फीमेल में है 115 जो है वो हमारी फीमेल रिस्पोंडेंट्स जो है इस स्टडी में थी। अगर हम इसको टेबल की डिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करें तो मेल मैरिड 223, हमारे स्टडी के अंदर जो मैरिड मेल्स की रेशो थी वो 223 है। जबकि हम इसको मज़ीद आगे देखें तो इसी स्टडी के अंदर जो हमारे 269 मेल रिस्पोंडेंट्स हैं उनमें 43 रिस्पोंडेंट्स ऐसे हैं जो कि विडो या विडोर की
जो है कैटेगरी उससे बिलोंग करते हैं। इसी तरह अगर हम मज़ीद आगे चलें तो मेल पार्टिसिपेंट्स में से एक मेल ऐसा है जो कि डाइवोर्स था, और इसी कैटेगरी मेल कैटेगरी को आगे लेके चलें तो दो रिस्पोंडेंट जो थे वो सेपरेटेड थे, और टोटल जो बना हमारे पास, टोटल रिस्पोंडेंट्स जो बने वो 269 थे। तो इस तरह क्रॉस टैबुलेशन की मदद से हमें जो चीज़ पता चली कि हमारे सैंपल के अंदर जो जेंडर बेस्ड रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्सेज हैं, जब हमने उनको डिवाइड किया मैरिटल स्टेटस के साथ, तो हमें पता ये चला कि हमारी इस स्टडी के अंदर टोटल 269 मेल्स हैं। 269 मेल्स में से हमारे 223 मैरिड मेल्स हैं, 43 हमारे विडो या विडोर जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक रिस्पोंडेंट जो है वो डाइवर्स कैटेगरी से हमारे सैंपल में आया है, और दो रिस्पोंडेंट्स जो हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर स्पाउसेस। उसी तरह अगर हम फीमेल सेक्शन को देखते हैं तो फीमेल सेक्शन में 53 जो फीमेल रिस्पोंडेंट्स हैं हमारी वो मैरिड थी, 62 हमारे पास जो फीमेल्स थी वो विडो या विडोर की कैटेगरी से बिलोंग करती थी। डाइवोर्स्ड जो है हमारे पास कोई भी खातून या फीमेल ऐसी नहीं थी जो कि डाइवोर्स कैटेगरी से बिलोंग करती हो, और सिमिलरली जो हमारे पास सेपरेटेड कैटेगरी है उसमें भी कोई फीमेल नहीं है। हमारी टोटल फीमेल जो हैं वो 115 हैं। अगर आप इस तरह इसको नीचे की तरफ टोटल करें, जो कि आप ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये आपको मैरिटल स्टेटस वाइज जो है वो टोटल बता रहा है। तो 276 जो हैं हमारे टोटल मैरिड रिस्पॉन्डेंट्स थे, 105 हमारे विडो या विडोर कैटेगरी के रिस्पॉन्सेज हैं, एक जो हमारा सैंपल है वो डाइवोर्स से है, और दो हमारे जो सैंपल या रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो सेपरेटेड की कैटेगरी से हैं। तो इस तरह ये एक सिंपल टेबल जो है आपको आपके दो डिफरेंट वेरिएबल्स का मुकम्मल ओवरव्यू दे रहा है, जिसमें आपने जेंडर स्टेटस को मैरिटल स्टेटस के साथ कंपेयर किया। इसी की एक और एग्जांपल, हम सिंपल एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरह से आप एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप क्रॉस टैब को क्लियर करें। अब मैं जेंडर को बैक करूंगा और यहाँ से मैं एजुकेशन जो है उसको उठा के जेंडर की जगह पे रखूंगा। अब हमें क्या पता चलेगा? अब हमें ये पता चलेगा कि एजुकेशन वाइज जो मैरिटल स्टेटस है हमारे रिस्पोंडेंट्स का वो क्या है। ओके प्रेस करें। अगेन ऊपर वाला जो टेबल है आपको केस प्रोसेसिंग समरी जो है वो बताएगा। जो नीचे वाला टेबल है वो आपको आपके रिस्पोंडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा अकॉर्डिंग टू देयर लिटरेसी रेट, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशनल अचीवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर मैरिटल स्टेटस। तो बेसिकली इस टेबल के अंदर उसने आपका जो मैरिटल स्टेटस को डिवाइड किया है रिगार्डिंग देयर एजुकेशन। अगर आप ये देखें तो आपके इस वाले कॉलम में जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है, यहाँ पे आपके रिस्पोंडेंट की जो है एजुकेशन गिवन है, और वहाँ ऊपर वाले जो हमारे 4 कॉलम्स हैं ये आपको उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में आगाह कर रहे हैं। इलिटरेट जो कि पहली कैटेगरी है, अगर आप देखें तो उसमें 150 मैरिड हैं, 84 विडोर्स हैं, डाइवोर्स कोई नहीं आया, सेपरेटेड कोई नहीं आया, और 234 टोटल रिस्पोंडेंट हैं इलिटरेट की कैटेगरी में। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में 43 मैरिड हैं, सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में 40 मैरिड हैं, और अगर मैट्रिकुलेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन में आपके पास 27 जो हैं वो मैरिड रिस्पोंडेंट हैं इस स्टडी के अंदर। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं कि आपकी हर एक एजुकेशनल कैटेगरी के अगेंस्ट आपको पता चल गया कि आपके जो है रिस्पॉन्सेस अगेन मैरिटल स्टेटस कहाँ कहाँ पे जो है वो फॉल करते हैं। तो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे कि आप एक दो डिफरेंट वेरिएबल्स का आपसी रिलेशनशिप कैसे देख सकते हैं कि आपने अपने डाटा को इस तरह से एक्सप्लेन करना हो कि एजुकेशनल जो है अचीवमेंट के अगेंस्ट हमारी स्टडी के अंदर जो रिस्पोंडेंट्स थे उनका मैरिटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। तो उसके लिए आपको जो है वो क्रॉस टेबुलेशन जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसी
क्रॉस टैबुलेशन को हम थोड़ा सा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा से एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दोबारा से क्रॉस टैब। अब हम जो आपके जो राइट हैंड साइड पे डिफरेंट मेन्यूज दिए हुए हैं उनको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। तो स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करें तो आपके सामने जो नई विंडो है वो जो ओपन हो रही है, उसमें आप जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें काई स्क्वायर, कोरिलेशन है, कंटीजेंसी है और इसके अलावा डिफरेंट मज़ीद एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम या तो कोरिलेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं या हम काई स्क्वायर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। काई स्क्वायर और कोरिलेशन एक ऐसा टेस्ट है जो दो वेरिएबल्स के आपसी रिलेशनशिप की सिग्निफिकेंस के बारे में हमें आगाह करता है। कीप इन माइंड कि काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए नहीं किया जाता। यह सिंपली दो वेरिएबल के दरमियान आपसी रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए जो है वो किया जाता है। तो हम चलेंगे काई स्क्वायर के साथ। कंटिन्यू। ओके। अब आप देखें कि आपके सिंपल जो क्रॉस टैब था, क्रॉस टैब के साथ एक एडिशनल टेबल जो आपके सामने आया है वो काई स्क्वायर टेस्ट का टेबल आया है, जिसमें उसने इसमें इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले कॉलम में पेयरसन काई स्क्वायर वैल्यू है, लाइक्लीहुड रेशियो है, लीनियर बाय लीनियर एसोसिएशन है और टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं। उसमें से सबसे जो पहली वैल्यू हमारे पास मौजूद है दैट इज पेयरसन काई स्क्वायर। इस ये वाली वैल्यू और इसका लास्ट कॉलम जो है सिग्निफिकेंट बाय टू साइडेड, ये हमें बताता है कि आपके इन दो वेरिएबल के दरमियान जो आपसी रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर आप ये देखें तो हमारी जो लास्ट वैल्यू है दैट इज 0.004। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल रूल्स, अगर आपकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 0.05 से छोटी है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है रिजल्ट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। और अगर आपकी ये जो सिग्निफिकेंट पेयरसन काई स्क्वायर वैल्यू है ये 0.05 से बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो दो वेरिएबल जिनका आप आपसी रिलेशनशिप मालूम करना चाह रहे हैं इनके दरमियान कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे इस टेबल के अंदर जो चीज़ हमें पता चली है वो ये पता चली है कि जो एजुकेशन है और जो मैरिटल स्टेटस है इनके दरमियान जो आपसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो हाईली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड काई स्क्वायर या पेयरसन काई स्क्वायर वैल्यू जो है वो 0.05 से छोटी है और ये 0.004 है। तो आप इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट relationship या association found between education, educational achievement and marital distribution of study respondents। ये एक और चीज़ जो इसके बारे में मैंने बताया, मैंने पहले आपको एक सिंपल टेबल कैसे ड्रा करते हैं उसके बारे में आगाह किया और उस सिंपल टेबल को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको आगाह किया। फिर हमने इस चीज़ को देखने की कोशिश की कि अगर हम इसी टेबल में से इसी क्रॉस टैबुलेशन टेक्निक को इस्तेमाल करते हम काई स्क्वायर जो है काई स्क्वायर टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, और काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो हमें उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उन दोनों वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें क्या आगाह कर रहे हैं कि उसमें कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मौजूदा टेबल के अंदर आपका जो रिलेशनशिप है एजुकेशन का और मैरिटल स्टेटस का वो हाईली सिग्निफिकेंट है और वो 0.05 से छोटा है। तो इसी को जी आगे लेके चलें तो ये कहाँ से आ गया, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव्स
और क्रॉस टेबुलेशन। अब के बाद मैं आपको जो है सेल्स वाला जो मेन्यू है इसके बारे में बताऊंगा। इसमें देखें कि जो डिफ़ॉल्ट पे है वो ऑब्जर्व्ड जो है वो चेक हुआ पड़ा है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो है अनचेक कर सकते हैं। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो भी बताए और उसके साथ-साथ हमें परसेंटेज भी दे अकॉर्डिंग टू आवर रो, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कौन से रिस्पोंडेंट्स कितने परसेंट किस कैटेगरी में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। कंटिन्यू करेंगे, ओके कर दें। अब आपके सामने जो टेबल है ये काफ़ी मुख्तलिफ है उन टेबल से जो हमने पहले दो परफॉर्म किए थे। इसके अंदर अगर आप देखें तो अब आपको ना सिर्फ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आपके सामने हैं बल्कि इसके साथ साथ आपके सामने फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस भी हैं। अगर आपने एक्सप्लेन करना हो कि आपके कितने परसेंट इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स जो हैं मैरिड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये बताने में कतई मुश्किल नहीं होगी कि इलिटरेट कैटेगरी में आपके टोटल रिस्पोंडेंट 150 थे और 234 थे, और 234 में से 150 रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो आपके इलिटरेट और मैरिड हैं। और उनमें अगर हम परसेंटेज या परसेंटाइल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो टोटल 234 इलिटरेट रिस्पोंडेंट में से 64.1% रिस्पोंडेंट ऐसे हैं 64.1% रिस्पोंडेंट ऐसे हैं जो कि मैरिड हैं। 35.9% रिस्पोंडेंट्स विडोज हैं। डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड की कैटेगरी में कोई भी इलिटरेट रिस्पोंडेंट स्टडी का हिस्सा नहीं है। इसी तरह अगर हम प्राइमरी के अंदर आए तो आपको प्राइमरी के अंदर जो है परसेंटेजेस आपके सामने विडोज की मैरिटल स्टेटस जो के अंदर और मैरिड की, इसी तरह डाइवोर्स्ड की, इसी तरह और सेपरेटेड की। तो ये वाला टेबल जो है ये आपको एक डिफरेंट आउटलुक दे रहा है एज कम्पेयर टू ये वाला टेबल जो कि इंतहाई सिंपल था, जिसमें आपके सामने सिर्फ फ्रीक्वेंसीज थी। इस वाले टेबल में आपके पास फ्रीक्वेंसीज के साथ साथ जो है परसेंटेजेस भी जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह इसी एनालिसिस को परफॉर्म करने का एक और तरीका, इसी तरह एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टेबुलेशन। सेल्स के अंदर जाएं और आप ऑब्जर्व्ड को अनचेक कर दें, कंटिन्यू, ओके। अगर अब आप देखें तो आपके पास एक दोबारा से एक छोटा टेबल है, लेकिन इसमें आपके पास अब फ्रीक्वेंसीज नहीं है क्योंकि हमने ऑब्जर्व्ड को अनचेक किया। उसका मतलब ये है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आप SPSS जो है एनालिसिस में आपके सामने शो नहीं करेगा। आपको सिंपली जो है परसेंटेजेस आपके सामने लाएगा जिनको एक्सप्लेन करना आपके लिए ज़्यादा आसान है। तो इसी तरह अगर आपने ऊपर देखा इलिटरेट जो हैं वो 64% हैं, प्राइमरी वाले 86% हैं, सेकेंडरी वाले 88% हैं। ये मेरिट की कैटेगरी है और कीप इन माइंड आपने जब भी इसको एक्सप्लेन करना है तो आपने इसको रो वाइज एक्सप्लेन करना है। हमने जो परसेंटेजेस ली थी वो रो वाइज ली थी। इलिटरेट टोटल 100% में से 64.1% मैरिड हैं और 35.9% जो है वो अनमैरिड है। इसी तरह प्राइमरी 86% मैरिड है और विडोर जो है 10% जो है प्राइमरी एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, 2% डाइवोर्स्ड हैं और 2% सेपरेटेड हैं। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैंने कहा रो वाइज। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको कॉलम वाइज इसका एनालिसिस करें तो हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आएंगे। सेल्स के अंदर क्लिक करेंगे, रो को आपने अनचेक कर देना है, कॉलम को चेक कर देना है, कंटिन्यू एंड ओके। अब इसमें देखें तो इसमें आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो डिवाइड है अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन। ऊपर वाले टेबल में जो हमने ये परफॉर्म किया, यहाँ पे एजुकेशन जो थी वो डिवाइडेड थी अकॉर्डिंग टू मैरिटल स्टेटस, और मौजूदा जो हमने एनालिसिस किया है इसके अंदर मैरिटल स्टेटस जो है वो डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन। उसकी एक सिंपल मिसाल ये है कि आप जिसके अगेंस्ट
एनालिसिस कर रहे हैं उसके नीचे जो है ये 100% टोटल आना चाहिए। ऊपर वाले टेबल में अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपका 100% जो था वो कॉलम में आ रहा था, इस साइड पे सॉरी रो में आ रहा था, और अब के वाले एनालिसिस में आपके पास जो एनालिसिस है, जो परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज है, वो आपका कॉलम के एंड पे आ रहा है। तो अब आप इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे टोटल मैरिड 100% रिस्पोंडेंट में से 54.3% इलिटरेट हैं, 15.6% प्राइमरी एजुकेशन है उनकी, 14.5% जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन रखते हैं। इसी तरह जब आप इस सेकंड कॉलम को एक्सप्लेन करेंगे विडो विडोर वाले को, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और आपका जो है पहला वेरिएबल वो मैरिटल स्टेटस होना चाहिए, और दूसरा वेरिएबल जो है वो इलिटरेट या आप कह लें इसके जो एजुकेशनल अचीवमेंट हैं वो होना चाहिए। डाइवोर्स्ड में भी ऐसे ही है और सेपरेटेड में भी जो है आपने ऐसे ही जो है परफॉर्म करना है, इसको एक्सप्लेन करना। कीप इन माइंड कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है टेबल की एक्सप्लेनेशन है वो डिपेंड करती है कि आपने जो परसेंटेजेस ली हैं वो कॉलम वाइज ली हैं या आपने रो वाइज ली हैं। अगर आपने वो रो वाइज ली हैं जैसे कि हमने इधर किया, जो आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारी स्टडी के टोटल इलिटरेट थे उनमें से 64.1% मैरिड हैं, 35.9% तो विडोर्स हैं। जबकि आप जब इस वाले टेबल को एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये बताएंगे कि हमारे टोटल मैरिड रिस्पोंडेंट में से इलिटरेट जो है 54.3% है और प्राइमरी 15.6% है, और अप टू मास्टर्स। अदर की क्वालिफिकेशन में हमारे पास कोई भी जो है वैल्यू नहीं है। तो ये मोटा डिफरेंस है इसके कॉलम टेस्ट और रो टेस्ट के दरमियान। इसकी कोर्स शक्ल हम फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम देख लेते हैं। सेल्स पे जाएं और रो और परसेंट कॉलम को हम सेम टाइम पे चेक करेंगे। कंटिन्यू एंड ओके। अब अगर देखें तो अब आप जो एनालिसिस आपके सामने, जो टेबल आपके सामने है, उसमें उन्होंने SPSS ने दोनों एनालिसिस दिए हैं, रो वाला एनालिसिस भी दिया है और कॉलम वाला एनालिसिस भी दिया। तो इस तरह आप एक सिंपल टेबल से अगर आप रो और कॉलम दोनों को इकट्ठा जो है एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप जो है इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं कि आप जब सेल्स पे जाके चेक करेंगे तो आप रो और कॉलम को सेम टाइम पे चेक कर दें। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इलिटरेट 64% मैरिड थे तो 35.9% विडोर थे, और मैरिटल स्टेटस में 54.3% इलिटरेट थे और 15.6% प्राइमरी एजुकेशन से बिलोंग करते थे, और इसी तरह जो है सेकेंडरी एजुकेशन में 14.5% जो है वो रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो बिलोंग करते थे। अगर आप ये देखें तो काई स्क्वायर टेस्ट है, तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है इसकी कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप रो एनालिसिस परफॉर्म करें, आप कॉलम एनालिसिस परफॉर्म करें, इसमें काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वही है जो कि हम ऊपर हमने कैलकुलेट की 0.004। मतलब आपके इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एक सिग्निफिकेंट जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करता है। वो आप इसकी फाइंडिंग्स में या कंक्लूजन में देख सकते हैं। हेंस प्रूव दैट p वैल्यू इज लेस देन 0.05, so there is a significant relationship या association prevails or existed in between these two variables, that is educational achievement and marital status of study respondents. इसी तरह अगर आप अपने डाटा सेट को अरेंज करना चाहें तो फॉर्मेट पे जाके आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी मर्जी से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने कोई चेंजेस नहीं करनी तो उसका बेहतरीन तरीकाकार जो होता है कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है SPSS की, आप उसी के मुताबिक जो है वो चले। अगर आप उसका बार चार्ट देखना चाहते हैं तो जहाँ पे मेरा कर्सर इस वक्त मौजूद है, डिस्प्ले क्लस्टर बार चार्ट्स को आप चेक कर दें, ओके कर दें। अब आप SPSS जो है वो आपको एक बार जो है बार चार्ट जो है वो भी परफॉर्म करके देगा, जिससे डाटा की जो एक्सप्लेनेशन है वो आसान हो जाएगी। अब ये प्रोसेसिंग चल रही है, इस जगह पे आपका जो है वो बार चार्ट जो है सामने आएगा। ये देखें जी कि कैसे
आपके तमाम तर जो रिस्पोंडेंट्स थे, मैरिटल स्टेटस और एजुकेशन के अगेंस्ट जो है उसने आपको एक बार चार्ट जो है परफॉर्म करके दिया है। मैरिटल स्टेटस जो है वो ये आपकी जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है, मैरिटल स्टेटस के डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ से पता चलेंगे, मैरिड, विडो और डाइवोर्स। और आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे उसने उसको एजुकेशनल जो सेट्स हैं, इलिटरेट, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैट्रिकुलेशन में इसको जो है वो डिवाइड किया। अब एक और बहुत बड़ी गलती जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं थीसिस के अंदर कि हम इन टेबल्स को एज इट इज़ जो है एसपीएसएस से उठाते हैं और हम उसको ले जाते हैं एक्सेल के अंदर, सॉरी एमएस वर्ड के अंदर। तो ये इंतहाई एक गलत जो है वो प्रैक्टिस है। तो इसका मैं आपको आसान तरीका जो है आज बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एसपीएसएस के टेबल्स को एक अच्छा टेबल बना के अपने एमएस वर्ड में लेके जा सकते हैं। तो आप फाइल के अंदर आएँ, फाइल के अंदर फाइल मेन्यू जो है, फाइल मेन्यू के अंदर आपको एक्सपोर्ट का जो है एक बटन आपके सामने है, जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है वो हाईलाइटेड है। अब एक्सपोर्ट को प्रेस करें तो ये वाली विंडो जो है ये आपके सामने इस तरह से ओपन होगी। आप यहाँ से टाइप के अंदर जाके उसको किसी भी और टाइप के अंदर जो है वो सेव कर सकते हैं। यूजुअली अगर आपने टेबल को अच्छे से डिज़ाइन करना है, अच्छा से फॉर्मेट करना है, तो हम उसको एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। हम ब्राउज करेंगे जहाँ पे आपने इसको सेव करना है, डी के अंदर एडिट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, आउटपुट, आउटपुट टेबल्स। आप इसको सेव कर दें और देन आप इसको ओके प्रेस कर दें। ये सेविंग का प्रोसेस हो गया जी। अब एडिट के अंदर जाके ये अगर आप देखें, आउटपुट टेबल्स की एक्सेल की फाइल जो है वो हमारे पास हमारे सामने जो है वो मौजूद है। मैं इसको अस्सलाम ओपन कर रहा वालेकुम हूँ। सर, आवाज आ रही जी आ रही है। है? सर ये लेकिन ये तो फिर पूरा डॉक्यूमेंट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, एक्सेल के फॉर्मेट में। जी बेटा मैं बताने लगा, वही बताने लगा। मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर मतलब हम एक डॉक्यूमेंट्स में हमें सिर्फ एक टेबल चाहिए उसमें से, तो वो कैसे करेंगे फिर? मैं आप मुझे चलने दें थोड़ा सा। अच्छा सही हो। हाँ, आप मैं एक फ्लो में लेके चल रहा हूँ, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये भी एक खुल जाए ज़रा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अब दुआ करें कि मेरी बैटरी इतना साथ दे जाए। अब आप ये देखें कि जितने भी एनालिसिस हमने उधर परफॉर्म किए, ये सारे के सारे आपके सामने, जैसे भी बात कर रहे थे, सारे के सारे एनालिसिस आपके सामने हैं। ओह शिट,